देवभूमि की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री आवास में शुरू हुई कैबिनेट बैठक और कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दे आज उठाए जा रहे हैं। तो कैबिनेट की बैठक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हो रही है, चल रही है बैठक और इस बैठक में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी मौजूद बताए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक बताई जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त जारी है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो बैठक बुलाई गई है सीएम आवास पर, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी समाप्त हो गई है और इसकी ब्रीफिंग मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक कर रहे हैं और अभी जो फैसलों की जानकारी दी है तो संपर्क हमारा फहीम से टूट गया, उनसे जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तमाम मुद्दों को लेकर के आज प्रस्ताव इस बैठक में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक हो रही है और कैबिनेट बैठक में तमाम मंत्रीगण, तमाम नेता इस बैठक में बुलाए गए हैं, तमाम अधिकारी भी इसमें रहने वाले हैं और साथ ही कई मुद्दों को लेकर के प्रस्ताव इस बैठक में पेश किया जा सकता है। तो 1 दर्जन से अधिक ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिसको इस बैठक में पेश किया जा सकता है। उन प्रस्तावों पर पहले चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद से फैसला लिया जाएगा। तो आज यह आशंका जताई जा रही है कि कई मुद्दे ऐसे जिन पर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी मुहर लगा सकते हैं। बैठक में 1 दर्जन से भी अधिक प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में चल रही है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं और साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऐसी आशंका, क्योंकि तमाम मुद्दे जो लगातार लंबे समय से चल रहे थे, उन मुद्दों को लेकर के आज चर्चा हो सकती है और कैसे सुधार किया जा सकता है उत्तराखंड में और उत्तराखंड वासियों को और किन बातों को लेकर सौगात दी जा सकती है, इस पर भी इस बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और साथ ही इस बैठक में जो प्रस्ताव आज पेश किए जाने हैं उन पर मुहर लग सकती है। तो फहीम तन्हा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस बैठक में किन प्रस्तावों को पेश किया जाना है, कैसे मुद्दे उठाए जाएंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैबिनेट के फैसले अभी कुछ देर पहले बता रहा था, उसी पर अगर हम और आगे बात करें तो मदन कौशिक मंत्री शासकीय के प्रवक्ता है, वो ब्रीफिंग कर रहे हैं कैबिनेट के फैसलों की। और जिस तरीके से एक तो जो महत्वपूर्ण फैसला है वो ये कि जो 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे, कक्षाएं खुल जाएंगी, इसको लेकर के कैबिनेट ने फैसला ले लिया है। आज दिन में भी न्यूज 1 इंडिया ने अपने दर्शकों को फैसले की संभावना पर खबर दिखाई थी। इसके अलावा जो 8वीं क्लास के बाद में स्कूल जाने वाली सभी लड़कियों को साइकिल देने की सरकार ने घोषणा की है, यानी फैसला लिया है कैबिनेट ने और इसमें एफडी भी देने की ठीक फहीम जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर रहा है। तो एनटीपीसी पुनर्निर्माण कार्यों और यात्री सुविधाओं के लिए प्रदान की जाएगी धनराशि। अब तक 100 करोड़ के एमओयू पर साइन किया जा चुका है। तो पुनर्निर्माण कार्यों और यात्री सुविधाओं के लिए प्रदान की जाएगी धनराशि। अब तक 100 करोड़ के एमओयू पर साइन किया जा चुका है। तो देहरादून में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 करोड़ देगा एनटीपीसी।
25 करोड़ देने का ऐलान एनटीपीसी की तरफ से किया गया है और अब तक 100 करोड़ के एमओयू पर साइन किया जा चुका है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि 100 करोड़ के एमओयू पर साइन हो चुका है और साथ ही 25 करोड़ एनटीपीसी की तरफ से देने की बात की जा रही है, तो इस पर क्या अपडेट? और तो केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 करोड़ देने का ऐलान एनटीपीसी की तरफ से किया गया है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट पहुंचे और राजघाट पहुंचकर आज महात्मा गांधी को याद किया गया है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज याद किया गया। गांधी जी सत्य और अहिंसा के शाश्वत मूल्यों का साकार रूप से पालन करते थे और उसी को याद करते हुए आज यहां पहुंचे थे राजघाट पर, जिसके बाद आज गांधी जी के समर्पण मानवता के लिए एक आदर्श पुरुष थे। तो आदर्श पुरुष के तौर पर महात्मा गांधी को याद किया गया स्पीकर की तरफ से। तो स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने महात्मा गांधी को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल खुद राजघाट पहुंचे और यहां महात्मा गांधी को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। तो राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी के व्यक्तिगत रूप को उन्होंने याद किया। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल राजघाट पहुंचे और पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को याद भी किया। गांधी जी सत्य और अहिंसा के शाश्वत मूल्यों को साकार रूप देते। तो वहीं देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी पार्क पहुंचकर गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने सांकेतिक उपवास रखा। प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल भी हुए थे। राष्ट्रपिता ने सत्य और अहिंसा का मार्ग पूरे विश्व में दिखाने का काम किया है। तो कांग्रेसी नेता प्रीतम सिंह की तरफ से ये बयान जारी किया गया और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा से ही अहिंसा के पथ पर चले हैं और पूरे देश को अहिंसा को अपनाने को महात्मा गांधी ने ये सीख भी दी थी। तो राष्ट्रपिता ने सत्य और अहिंसा का मार्ग पूरे विश्व में दिखाने का काम किया है। प्रीतम सिंह का ऐसा कहना। प्रीतम सिंह ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पर भी इस बीच निशाना साधा। तो महात्मा गांधी को याद करते हुए प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरने का काम भी किया। देखिए, आज किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। आप देख लीजिए, लगभग 65 और 70 दिन होने जा रहे हैं किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। कह रहा है इस बात को कि जो 3 काले कानून सरकार ने किसानों पर थोपने का काम किया है, सरकार उन कानूनों को वापस लेने का काम किया। कई किसानों की शहादत हो गई, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसानों को मेज की वार्ता पर आमंत्रित करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो किस बात के लिए वार्ता हो रही है? और 26 जनवरी को जो तांडव हुआ, उसको भी आपने बड़ी नजदीक से देखा है। आप देख लीजिए, जब इस देश के अंदर कोरोना आया तो मौलाना साद के परिप्रेक्ष्य में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 2-3 महीने तक सरकार राग लाती रहती है। आज हम पूछना चाहते हैं कि बताइए, मौलाना साद कहाँ है? आपने विदेश से आए हुए उन लोगों को तो जो है गिरफ्तार करने का काम भी किया, उनको जेल भेजने का भी काम किया, लेकिन मौलाना साद के परिप्रेक्ष्य में आज मौन है। तो देहरादून में आम आदमी पार्टी नेता रविंद्र जुगरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है बीजेपी। रविंद्र जुगरान का ऐसा कहना कि किसान आंदोलन को बीजेपी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं रविंद्र जुगरान। इससे पहले वो बीजेपी के सदस्य रहे थे और हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने थामा है।
तो जैसे ही आम आदमी पार्टी में वे दाखिल हुए, इसके बाद से ही लगातार वो बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं और बीजेपी पर लगातार एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं कि वो निशाना साधने का काम करे। तो बीजेपी पर लगातार निशाना साधने का काम रविंद्र जुगरान कर रहे हैं। ये सज्जन आप लोगों ने ये फोटोग्राफ्स तो देख ही लिए। ये फोटोग्राफ्स, ये सज्जन कौन है, ये सज्जन कौन है, किसके साथ खड़े हुए हैं, ये देखा है आपने बहुत क्लैरिटी से। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। मिस्टर दीप सिद्धू, जिन्होंने लाल किले और भारत की गरिमा, भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान, आन मान शान, तिरंगे को कम करते हुए ये फ्लैग वहां किस उद्देश्य से, किस भावना से, किस षड्यंत्र के तहत वहां फैलाया। कल ये कहा गया कि साहब सिद्धू बॉर्डर पे जो लोकलाइट्स हैं, स्थानीय पब्लिक है, वो किसानों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। ये लोकलाइट्स नहीं है, इसमें ये डबास, मिस्टर डबास बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और इनकी वाइफ बीजेपी से पार्षद हैं। ये लोकलाइट्स नहीं है, ये बाहर के लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं, 200 लोग इकट्ठे। इनको पुलिस ने सेफ पैसेज दिया है। जहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी 500 मीटर दूर, उसने लगी हुई थी, कोई एंटर नहीं करेगा, लेकिन पुलिस ने इनको रोका नहीं, इनको वहां जाने दिया। उसके बाद इन्होंने पथराव किया, किसानों का सामान तोड़ा, उनकी कई चीजें को उनके टेंट्स को नेस्तनाबूद किया और एक जो है वहां पर क्या सीन हुआ वो सब जानते हैं। तो देहरादून में पंच केदार स्तुति सीडी का विमोचन हुआ। मंत्री सतपाल महाराज ने सीडी का विमोचन किया और स्तुति का लेखन हरीश तिवारी ने किया है। हरीश तिवारी को मंत्री सतपाल महाराज ने बधाई दी। सीडी में भगवान शिव के सभी स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो स्तुति का लेखन हरीश तिवारी ने किया है और ऐसे में उनको बधाई दी गई है। हरीश तिवारी को मंत्री सतपाल महाराज ने बधाई दी। तो इस सीडी में भगवान शिव के सभी स्वरूपों का वर्णन किया गया है। पंच केदार स्तुति सीडी का विमोचन देहरादून में किया गया और मंत्री सतपाल महाराज ने सीडी का विमोचन किया। मैं गोपेश्वर के हरीश तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने पंच केदार स्तुति की सीडी का यहां पर जो है लोकार्पण करवाया है। और इसके अंदर केदारनाथ जी के पृष्ठभाग जो हैं केदारनाथ जी हैं, उसके बाद मधमहेश्वर जी नाभिलिंग में हैं और तुंगनाथ जी भुजा और हृदय में हैं, रुद्रनाथ जी मुख में हैं, कल्पेश्वर जी केश में हैं। और ये शिव के सभी स्वरूपों का टोटालिटी के अंदर जो है वर्णन किया गया है, स्तुति है। ये अपने आप में बहुत ही भक्तिमय और बहुत ही प्रभावशाली है और लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और शिव के प्रति जो है साधना को और भी मजबूत करती है। मैं हरीश तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसी स्तुति करके उन्होंने पूरे हमारे हिमालय का, जो हमारे पंच केदार हैं, उनका वर्णन किया है। भक्तों को ये बहुत ही आनंददायक ये सीडी होगी, ऐसी मेरी कामना। खबर हरिद्वार से, जहां पर महाकुंभ को लेकर के देहात क्षेत्रों में भी प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। हरिद्वार देहात का लक्सर प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। लक्सर एसडीएम ने यूपी से सभी सीमाएं जो लगी हुई है उनका निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। महाकुंभ में बाहरी वाहनों को रोककर जांच करने के आदेश जारी किए हैं। तो महाकुंभ को लेकर के ये तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही हैं और सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसी वजह से इस तरीके से तमाम जो बाहरी वाहन है उनकी चेकिंग लगातार जारी है। महाकुंभ 2021 के दृष्टिगत जब स्नान होगा और बहुत सारे लोग जो है बाहरी प्रदेशों के हमारे प्रदेश में स्नान के लिए आएंगे, उस दौरान जो भारत सरकार के निर्देश हैं और राज्य सरकार के निर्देश हैं, उनके तहत हम लोग यहाँ पर होल्ड अप एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसमें तमाम जो सुविधाएं हैं उनको देख रहे हैं कि शौचालय हो, पानी हो, बिजली की व्यवस्था हो और लोगों को जहाँ पर हमने रोकना है और जहाँ पर उनका जो भी निर्देश देंगे उस तरीके से उनका पालन करना। और टिहरी में कांग्रेस ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। तो सम्मेलन में कांग्रेस नेता विजयपाल सचवाड़ ने बीजेपी को घेरने का काम किया। भाजपा सरकार के 4 साल का कार्यकाल निराशाजनक, बूथ और जनपद स्तर पर कांग्रेस को मजबूत बनाए। भाजपा की
विफलताओं को बूथ स्तर तक बताने को कहा। सम्मेलन में शामिल हुए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता। तो इस सम्मेलन में ही उन्होंने भाजपा पर तंज भी कसा है। तो निशाना साधते हुए बीजेपी के विफलताओं को गिनाया है और साथ ही 4 साल में जो बीजेपी का कार्यकाल रहा वो बेहद निराशाजनक बताया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर सबसे पहले उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चले। और आज मेरा तो सौभाग्य है कि मेरी विधानसभा जनपद से लगा हुआ टिहरी जनपद का मुझे प्रभारी माननीय हमारे प्रदेश के प्रभारी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पर टिहरी जनपद के प्रशासनिक इकाई का प्रभारी बनाया गया है। और हमें जो जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस को 2022 के चुनावों के लिए बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल के प्रभारी जी का जो जिला भ्रमण है और उससे लगता है कि कांग्रेस के अंदर बड़ा उत्साह का वातावरण है। और जो प्रदेश सरकार जिसको 4 साल का समय पूरा होने जा रहा है, लेकिन जनता के बीच में घोर उदासीनता है। जनता विकास के लिए तराई तराई कर रही है। लोग परेशान हैं, गरीब परेशान है, छात्र परेशान है, आपके बेरोजगार। तो ऋषिकेश में दान के लिए विधायक ऋतु खंडूरी ने टाट बाबा का जताया आभार। राम मंदिर निर्माण के लिए बाबा ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तो 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। टाट बाबा से यमकेश्वर के विधायक ऋतु खंडूरी ने मुलाकात की। विधायक ऋतु खंडूरी ने बाबा का आशीर्वाद लिया। राम मंदिर निर्माण का 2.5 दशक से इंतजार था, बाबा का ऐसा कहना। तो बाबा ने इस बात के लिए आभार भी जताया है और साथ ही ये कहा कि राम मंदिर निर्माण का 2.5 दशकों से इंतजार था। तो क्या देना है भाई, मेरा इच्छा थी 1990 से। मैंने प्रधानमंत्री नरसिंह राव को चिट्ठी भी लिखा था कि 3 दिन में उसका फैसला मैं करा दूंगा। उस समय मेरा बहुत पावर थी मेरे दिमाग में, तो इसी आधार पे लिखा था मैंने। मेरे पास सीबीआई वालों का भी आना जाना भी शुरू हो गया था वैसे, लेकिन बाद में वो तोड़ फोड़ दिया। उसके बाद मैंने बंद कर दिया बोलना, फिर लिखना भी बंद कर दिया। लेकिन अभी भी वो सिस्टम से मेरा ये था कि मेरी इच्छा है कि मेरे सामने हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कहीं 100 सालों से पड़ा हुआ है वो समस्या, इसलिए हो जाए तो अच्छा। यही मेरी इच्छा थी। अच्छा हो गया, हमारे सामने हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि निर्माण भी हमारे सामने हो जाए तो और ज़्यादा संतुष्टि मिले। तो वहीं रुड़की में खुद की लाइसेंसी पिस्टल से युवक को गोली लग गई। दोस्तों के साथ शिकार पर युवक गया हुआ था। परिजनों ने अस्पताल में युवक को भर्ती कराया है। युवक को 3 गोलियां लगी हैं। संदिग्ध माना जा रहा है पूरा मामला। तो घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। रुड़की भगवानपुर थाना क्षेत्र में घायल अवस्था में एक युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के मुताबिक घायल युवक को 3 गोलियां लग गई थी, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि खुद की लाइसेंसी पिस्टल से गोली लगी है, लेकिन ताज्जुब है कि ये घायल युवक को 1 नहीं बल्कि 3 गोलियां लगी है, जिसके कारण मामला संदिग्ध भी माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। सिकरोडा का है, भगवानपुर थाने के अंदर आता है। अभी उनके दाहिने थाई में और राइट साइड चेस्ट में फायर आर्म इंजरी है, जो प्राथमिक जांच में पता लगा है। बाकी पेशेंट की स्थिति को देखते हुए मरीज को अभी हमने हायर सेंटर रेफ़र किया है। अभी तो 2 एंट्री वुंड है, 1 एग्जिट वुंड है राइट थाई में। साथ में राइट साइड क्लेविकल में 1 एंट्री वुंड है और 1 एग्जिट वुंड है मिड एक्जिली लाइन में राइट साइड में। इसको देखते हुए 3 गोली लग रहे हैं ऐसे। बाकी अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर ऑपरेशन ही पता चलेगा। हाँ, अभी कंडीशन ठीक नहीं है उनकी, अभी सांस लेने में तकलीफ है उनको, जो कि छाती में लगने की वजह। और रुड़की में तहसीलदार ने अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई की है। सालों से चल रहा था मिट्टी खनन का अवैध धंधा। खुलेआम अवैध मिट्टी का खनन कर रहे थे खनन माफिया। स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में रीट याचिका भी डाली थी, तो तहसील प्रशासन के पहुंचते ही भाग निकले खनन माफिया।
तो अवैध खनन का ये धंधा लगातार काफी सालों से चल रहा था और ऐसे में अब तहसील प्रशासन के तरफ से कई दिनों से जानकारी आ रही थी कि जो 84 का जो क्षेत्र है वहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है। आज हमने सुबह में अपने राजस्व निरीक्षक राहुल चौहान को भेजा और मौके की शिनाख्त करने के लिए वहाँ पे उन्होंने पाया कि कोई ग्राम समाज की जमीन पे 7 से 8 जेसीबी और कई डंपर वहाँ पे खनन कर रहे थे। और स्कूल खोलने को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। 8 फरवरी से खुलेंगे राज्य के तमाम स्कूल। कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। तो यह खबर आपको बता रहे कि 8 फरवरी से राज्य के उन तमाम स्कूलों को खोल दिया जाएगा जो इतने लंबे समय से बंद चल रहे थे। लॉकडाउन के वक्त में इन स्कूलों को बंद किया गया था, जिसके बाद से स्कूल खोलने को लेकर के सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। 8 फरवरी से राज्य के स्कूलों को खोला जा रहा है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को खोला जा रहा है। तो कक्षा 6 से 12वीं तक जो स्कूल अब पूरी तरीके से खोल दिए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन की वजह से इन्हें बंद रखा गया था। अब 8 फरवरी से राज्य के स्कूलों को खोला जा रहा है। तो कक्षा 6 से 12वीं तक की क्लासेस अब शुरू हो जाएंगी। और वहीं देहरादून में कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। मंत्रिमंडल ने 17 निर्णय लिए हैं। राज्य में सिंगल प्लास्टिक पर 2 तरीके की व्यवस्था बनाई गई। प्लास्टिक बैग, थर्माकोल डिस्पोजल और कटलरी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। प्लास्टिक पैकेज कंटेनर पर भी लगेगा जुर्माना। प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर 5 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए CCMP को तैयार किया गया है। 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक के कक्षाएं अब सुचारू रूप से दोबारा से संचालित की जाएंगी। तो ये तमाम फैसले लिए गए हैं इस कैबिनेट बैठक में। जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, शाम 4 बजे से ये बैठक चल रही थी, जिसके बाद से अब ये बताया जा रहा है कि बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस कैबिनेट बैठक में जो तमाम प्रस्ताव पेश किए जाने थे उसमें 17 निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने 17 निर्णय लिए हैं, जिसमें राज्य में सिंगल प्लास्टिक पर 2 तरीके की व्यवस्था बनाई गई। तो फिलहाल देवभूमि में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।